जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। एक और धमाकेदार क्लास लेकर आया हूं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ये अंतिम क्लास है और ये इसमें आप सभी का टोटल 488 क्वेश्चन था, तो थोड़ा समय लगा है। हम सभी का 6200 का टारगेट है, 488 क्वेश्चन हो चुका है, मतलब मोटा मोटी 5800 क्वेश्चन और है। तो जो भी समय लगेगा नंबर सिस्टम में, सिंप्लीफिकेशन में लगभग 700-800 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करिएगा उसको बनाने का। एडवांस मैथ में, बाकी अर्थमेटिक में उतना समय लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक अर्थमेटिक को साथ में लेके चलें ताकि एक मानसिकता भी बनो। चलो उधर से भी पढ़ते आ रहे हैं, अब 3 दिन इधर से हम लोग एडवांस और ये आपका बेसिक भी पढ़ते चलेंगे, नहीं तो लगेगा कि यार केवल बेसिक में लगे हुए हैं, थोड़ा सा मानसिकता ऐसा हो जाता है। तो आ जाओ मेरे बहादुरों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार बोलिएगा बाके बिहारी लाल की जय, और करते हैं शानदार शुरुआत। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। आवाज ठीक जा रहा है, वीडियो ठीक चल रहा है, किसी को आपत्ति परेशानी तो नहीं है? आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है मेरे यारों की, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। अब यहाँ पे जो आपका इंतजार था, बहुत सारे विद्यार्थी एएलपी टेक्नीशियन का इंतजार कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट 38 क्वेश्चन और है, 450 तक हो चुका है, वो एएलपी टीयर 2 का, फिर एएलपी टीयर 1 का क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए, एएलपी टीयर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, चूंकि कुछ ही शिफ्ट हुआ था, तो नंबर सिस्टम का 5-6 क्वेश्चन एएलपी टीयर 2 का है। आ जाइए, बड़ा ही आनंदित करने वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आ जाओ मेरे प्यारों। कहता है 451 नंबर क्वेश्चन, 450 तो हो ही गया था, 451 नंबर क्वेश्चन से आइए, बड़ा ही आनंदित करने लायक है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है? ये तो आप तुरंत बना लीजिएगा। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है? तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या ले लीजिए 3। एक, चूंकि एक ही सबसे छोटा प्राकृत संख्या, 0 तो है नहीं, 1 गुने 2 गुना 3, तो 1 दूनी 2 तिया 6, तो 6 आ गया। फिर अब आगे आप जो भी लीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 4, 2 तिया 6 चौके 24, चाहे आगे ले लीजिए 3 गुने 4 गुने 5, 3 चौके 12 25 60। आगे आने वाला जितना भी होगा सब के सब 6 से विभाजित होगा। किससे? 6 से। तो इसलिए यहां पे हम सभी का आंसर 6 हो जाएगा। यहां पे हम सभी का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बहादुरों? 6 हो जाएगा। वीडियो ठीक चल रहा है, वॉइस आ रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी है बताइएगा। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 452 आ जाइए। कह रहा है श्रेणी है √3, √12, √27, √48, 22 √3 में कितने पद हैं? ये तो बड़ा कमाल का है। आपको नहीं लग रहा? पहले कितना है? √3 है। √12 को क्या लिख सकते हैं? 2√3, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। 27 को 3√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 तिया 27 होता है। 16 तिया 48 होता है, तो 4√3 हो सकता है, क्योंकि 4 तिया 12 हुआ तो 4 रूट से बाहर निकल के 2 बन गया, तो 2√3। 9 तिया 27, 3 अंदर रहेगा, 9 बाहर निकलेगा, 3√3। 16 तिया 48, 3 अंदर ही रहेगा, 16 4 के रूप में, वर्गमूल बाहर निकलेगा, तो 4√3। तो यह √3 प्लस 2√3 प्लस 3√3 प्लस 4√3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या है? बस कॉमा है, और क्या प्लस नहीं है। चलिए आ जाइए फिर से। सीरीज को जैसे ही देखें, हम इसको 4 तिया 12 लिख सकते हैं, 4 बाहर निकलेगा तो 2√3। इसको 9 तिया 27 लिख सकते हैं, 9 बाहर निकलेगा 3√3। 16 तिया 48 लिख सकते हैं, 4√3, और तो 22√3 है ही है। तो ये एक सीरीज बन गया, यह एक सीरीज बन गया। और ये कैसा सीरीज बन गया देखो, √3 है कॉमा, 2√3 है कॉमा, फिर √3 है कॉमा, 4√3 है कॉमा, डॉट 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 कॉमा, 22√3 है, अंत में 22√3 है। तो बोलिए सर इसमें क्या है? इसमें मूर्ख बनने वाली बात ही नहीं है, कुछ नहीं तो एक है।
1√3, 2√3, 3√3, 4√3 डॉट 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 22 तक में पदों की संख्या कितना हो जाएगी? 22 से ना हो जाएगा। 1 से लेके कोई 22 तक गिनेगा अनपढ़ो आदमी तो बोलेगा टोटल 22 वस्तु है, तो पदों की संख्या 22 हो गई। यहाँ पे घबराने वाली बात ही नहीं है। टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफान में की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए बड़ा ही शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय है? तो मैंने परिमेय और अपरिमेय के बारे में बेहतरीन ढंग से बेसिक क्लास में भी बताया है, सभी संख्या के बारे में बताया है। जो मैं नंबर सिस्टम का बेसिक क्लास देता हूं सभी संख्या के बारे में बताया है मैंने। परिमेय क्या होता है? जो P बटा Q के रूप में हो, ये परिमेय हो गया, परिमेय हो गया। जैसे यहाँ पे 7/3 परिमेय हो गया, 8/5 परिमेय हो गया, 4 भी परिमेय है, 8 भी परिमेय है, 7 भी, ये सब परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में कुछ नहीं तो एक तो है ही बटा में। तो जितने प्राकृत संख्या होते हैं सब परिमेय ही होते हैं। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय, तो अपरिमेय के बारे में हम हमेशा आपको लिखाएं कि जो वर्गमूल से पूर्णता बाहर ना निकल पाए, एकदम अपने भाषा में, जो वर्गमूल से मेरे प्यारों पूर्णता बाहर ना निकल पाए, पूर्णता बाहर ना निकल पाए, जो वर्गमूल से पूर्णता बाहर ना निकल पाए वह अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है, एकदम ध्यान से समझिए, अपरिमेय होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, 2 + √3 अपरिमेय, 1/√5 + 1 अपरिमेय, 1/√2 अपरिमेय, मतलब जो रूट से बाहर ना निकले अपरिमेय। पाई भी याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। बोले सर पाई का मान 22/7, तो वो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 22/7 पाई के निकटतम मान लिया गया है। वो दोनों एकदम पूरे 100% इक्वल नहीं है, वो निकटतम लिया गया है, क्योंकि पाई का अभी तक पूरा मान पता ही नहीं चल रहा है। एक से एक गणितज्ञ आ रहे हैं, 10 अंक तक, 20 अंक तक, 50 अंक तक, 72 अंक तक, 172 अंक तक प्राप्त किया, लेकिन पता ही नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या माना गया है। चलिए आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो बोलिए सर ये रूट में दोनों है, तो 27 या 81, ये रूट से बाहर निकलेगा 9, ये अपरिमेय नहीं है। ये 13 है, -14 है, -1, ये भी अपरिमेय नहीं है। 4 और √4, तो 4 दूनी 8, ये भी अपरिमेय नहीं है। तो निश्चित है यही अपरिमेय है, यही अपरिमेय है, क्योंकि 9 का तो 3 हो जाएगा, √7 निकलेगा ही नहीं, तो यही अपरिमेय संख्या हुआ। हम लोग को यही तो बोल रहा है कि कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी है। कौन अपरिमेय है मेरे शेर बहादुरों? ऑप्शन नंबर डी है। सर मेरे आपका यूथ कंपटीशन मैथ का पेड कोर्स लिया है, जिसमें पूरे 28 चैप्टर है, मगर आपने 20 दिया है। चिंता मत करिए भाई, इसमें जुड़ के कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, कैलकुलेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि वो जो बाकी जो छूटा हुआ है केवल बेसिक वाला चैप्टर छूटा हुआ है, जो मैं करवा दूंगा इसके माध्यम से पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैलकुलेशन फ्री में मैंने 17 क्लासेस दे रखा है, और अब एक ही बार इसको जितना जल्दी खत्म होगा, फिर 2024 वाला मैं स्टार्ट करूंगा, जब ये एग्जाम के टाइम में यूथ वाला, तो उसका मैं डाल दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर फाउंडेशन में हाइट एंड डिस्टेंस में पूरक एंगल में x बराबर √AB वाला क्वेश्चन में एक खंभा दूसरे से क्या क्या बीच में ला देता है जी। अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहा है, बीच में कहां से कहां भटकने वाला रहता है। मतलब अभी छोड़ के तुमको हम दुगना तिगना वाला वही पढ़ाने लगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट कभी कोई चीज स्थिर से बढ़िया से नहीं पढ़ता है, और फिर दिमाग उसका खराब रहता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं तुम्हारा मन ही नहीं स्थिर है। अब यहाँ पे है पढ़ा रहे हैं बेसिक, तो हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहा है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तुम बेसिक की बात करेगा। गजब के टोपीबाज आदमी है भाई। यहाँ पे आ जाओ, और हाइट एंड डिस्टेंस हम पूरा बेसिकली पढ़ाए हैं, पहले उसको देखो वीडियो। अब आ जाओ, बड़ा ही शानदार है। कमेंट करना है तो कुछ सार्थक कमेंट करो, बेकार का कमेंट करोगे ब्लॉक कर देंगे। 4/3, 3/2, 5/3, 11/6। ये बोल रहा है किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो बोलिए सर इसको ऑप्शन से ना चलेंगे। पहला सबसे आसान है समांतर में चेक करना। ऐसे गुणोत्तर मतलब जीपी में चेक करने का मतलब क्या होता है? दूसरा पद बटा पहला पद, तो दूसरा पद है 4/3,
पहला पद है 7/6 बराबर तीसरा पद 3/2/4/3। इसमें 7 है, इसमें कहीं पर 7 नजर आ रहा है, बताइए कोई संभावना है बराबर होने का? नहीं होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये जीपी में नहीं है। अब एपी चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन है एपी, ये ऑप्शन नहीं होगा एपी, तो एपी चेक करते हैं। तो दूसरा पद 4/3 माइनस 7/6 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब अंतर समान हो गया पदों का, तो वो एपी में, समझ रहे हैं? अब आ जाइए, 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 4 दूनी 8, 8 में 7 गया 1/6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 3 9 4 दूनी 8, 1/6 बराबर हो गया, इसलिए एपी में है। क्या है? एपी में है। दो कर्मागत पदों के बीच का अंतर समान हो तो वो क्या होगा मेरे प्यारों? एपी में होगा। शानदार क्वेश्चन है, एलपी टीयर 2 में पूछा गया। अब इसके बाद टीयर 1 का मैं करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। अस्थिर से पढ़िए, जो पढ़ा रहे हैं उसका आनंद लीजिए। आप लोग तो दिमाग में अंड संड लेके पढ़ने के लिए बैठते हैं, आनंद लीजिए, मौज में पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, फिर देखिए रिजल्ट का ही नहीं होता है। जो पढ़ रहे हैं उसको पहले पूरा लुत्फ उठाइए। कह रहा यदि ए माइनस बी समांतर श्रेणी में हो, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो कौन सही है? आपको कितना बार बताया कि 3 पद ए बी सी समांतर श्रेणी में, यदि यदि अभी ना इसका यूज किए, यदि ए बी सी एपी में हो, एपी में समांतर श्रेणी मतलब एपी में हो, एपी में हो, तो हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा बराबर चौथा माइनस तीसरा, मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। अब आ जाओ मेरे बहादुरों, देखो क्या करेंगे, बी पल माइनस में, इधर बी एगो प्लस में, बी उधर से आ जाएगा तो प्लस में, ए माइनस में उधर जाएगा, ए और प्लस सी हो गया, ये हो गया 2b बराबर हो गया a प्लस सी, इसलिए b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बटा 2, b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बटा 2, b बराबर हो जाएगा a प्लस सी बटा 2, तो ज्यादा से ज्यादा ये तिरछा गुना होकर हो जाएगा 2b बराबर a प्लस सी, ऐसे भी हो सकता है 2b बराबर a प्लस सी, तो यही वाला चीज हो गया। तो यही दोनों में से कोई आंसर दे सकता है, या तो आंसर 2b बराबर ए प्लस सी देगा, ये वाला दे सकता है, या ये वाला दे सकता है, तो 2b बराबर ए प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। देख लो बढ़िया से, बड़े आगे तूफानी अंदाज में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बच्चों को? नहीं है? बड़ा ही आनंदित करने लायक आज क्लास होने वाला है। अब देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल का बीच में आ गया है, लेकिन फिर एएलपी सीबीटी 1 का धमाकेदार क्वेश्चन आएगा बहुत सारा, तो बस आप टीके रहिए। 52 को 9 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? बोले सर ये कोई क्वेश्चन है? 9 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा, जो बचेगा, यानी 52/9, 9 से भाग दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है? 9 से भाग दे रहा हूं, माइंड में ही ध्यान दीजिएगा। 9 5 45, 52 में 45 खत्म, 7 बच गया, 7 पर 2 72, 9 8 72, बच गया 4, तो 4 ही बचेगा, यानी यही शेषफल होगा। अंत में शेषफल कितना होगा मेरे प्यारों? तो 4 हो जाएगा शेषफल। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा शेषफल। बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। आ जाइए, जहां पे सुपरफास्ट चलने का रहेगा मैं चल दूंगा। टोटल 488 तक पहुंचना है। समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 33 और अंतिम पद 45। अब समांतर श्रेणी मतलब क्या है? समांतर श्रेणी मतलब पदों का अंतर समान है। याद करिए, औसत में एक नोट मैंने लिखा था, यहां पे बोल रहा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब दो लगातार पदों का अंतर समान है, दो लगातार पदों का अंतर समान है। जैसे एपी में बोल दिया तो समझ जाइए वो कहना चाह रहा है कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, चाहे वो 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, 5 का, 10 का, 20 का, कितनों का अंतर हो, अंतर समान। तो याद करिए एवरेज में एक स्पेशल पॉइंट मैंने लिखाया था, एवरेज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखाया था कि क्रमागत पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 मतलब समान अंतर होता है। क्रमागत प्रकृत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, या ऐसा कोई भी सीरीज जिनके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, उसका औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। यदि बीच वाला नहीं मालूम चले तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 होता है। यानी कि यहाँ पर
औसत बराबर हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। और मेरे प्यारों आपका प्रथम और अंतिम दिया हुआ है। प्रथम है 33, अंतिम है 45 बटा 2। इसको जोड़ेंगे 78 बटा 2। 78 बटा 2 मतलब 39। 78 बटा 2 मतलब 39। मजा आ गया, आनंद आ गया सभी को? आनंद आ गया? मेरे सारे शेर बहादुरों को दहाड़ते चलिए, सबको शेयर भी कर देना है। बड़ा ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको बता रहा हूं। अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें। वही जिसका पहला पद 45, अंतिम पद 57, तो फिर तो वही है। फिर वही आप कहिएगा औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो प्रथम पद है 45, अंतिम पद है 57 बटा 2। 45 और 57 102, 102 बटा 2 काटेंगे बेरहमी से 51। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी है बच्चों? सभी प्रीवियस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिए, नाश्ते नाबूद कर दीजिए। आ जाइए। अब यहाँ से आरपीएफ एसआई का आ गया, इसके पहले आरपीएफ कांस्टेबल का था, यहाँ पर आरपीएफ एसआई का नंबर सिस्टम में धमाकेदार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये सारे चीज मैं बेसिक में ही पढ़ा चुका हूं, ये सारे चीज मेरे प्यारों मैं बेसिक में ही पढ़ा चुका हूं बेहतरीन ढंग से। बोल रहा है 76, ये क्या है? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। देखिए ये ऐसे लिखना चाह रहा है 76 है, या इसी को ऐसे भी लिखेगा, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 76, फैक्टोरियल 76। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फैक्टोरियल n, या इस प्रकार से n है, इसका मान होता है 1 गुना 2 गुना 3। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 n तक गुणनफल। इसलिए मेरे प्यारों फैक्टोरियल 76 का मान हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 76 तक। ये फैक्टोरियल होता है। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालना है। बताइए कौन कौन नहीं पढ़े हैं? बहुत ही प्यार से मैंने पढ़ाया है, स्पेशल वीडियोस दिए हैं बीच बीच में। अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास 1-1 घंटा का डालता हूं, जो मैंने बेहतरीन ढंग से मेहनत पे बोर्ड पे लिख के पढ़ाया है। चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वर्गमूल हो, घनमूल हो, चाहे वो सीरीज वाले क्वेश्चन हो, इस प्रकार के शून्यों की संख्या हो, भाजकों की संख्या हो, भाज्य गुणनखंडों की संख्या हो, मैं डालता हूं, या तो फ्री में हमारे एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, तो वहां से बेसिक कंप्लीट करें। शून्यों की संख्या माने क्या? शून्यों की संख्या निकालना हो तो समझिए क्या पूछ रहा है। 5 की संख्या, मैंने आपको हॉट ट्रिक बताया था, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 5 कम होंगे 2 ज्यादा होंगे, लेकिन जितना 5 होंगे उतने शून्य होगा। 5 2 के साथ कंबाइंड होकर शून्य बनाएगा। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या बराबर, शून्यों की संख्या बराबर 5 की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर 5 की संख्या। अब हम बोले कि 1 से लेके 76 तक में 5 कितने हैं, तो 76 में 5 से भाग दीजिए। फिर अगला 76 में 25 से भी भाग दीजिए, क्योंकि जहां पे 25 वहां डबल 5 है, 5 गुना 5। अगला रहता तो 125 से भाग देते, फिर 625 से भाग देते, लेकिन उससे बड़ा रहता तब। देखिए मेरे शेर बहादुर को आ रहा है बहुत सारे बच्चे, तो 5 से यहाँ 15 बचे 75, 25 तिया 75, शेष बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। 15 + 3 18, तो 18 5 है, यानी शून्यों की संख्या भी 18 है। शून्यों की संख्या कितना है मेरे प्यारों? 18। शून्यों की संख्या कितना है मेरे भाइयों? 18। मजा आया, आनंद आया इस क्वेश्चन में? चलिए जम के आगे बढ़िए। बड़ा ही आनंदित करने लायक ये क्लास है, बड़ा ही आनंदित करने लायक ये क्लास है। आ जाओ। किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है, उसी संख्या को 14 से बोले सर शेषफल का इससे आसान क्या हो सकता है? पहला भाजक 42 है और पहला शेषफल 13 है। 42 से भाग देने पर 13 शेषफल बच रहा है, तो 14 से, तो पहला भाजक से भाग देने पर शेषफल दिया रहे, और दूसरा भाजक से उसी संख्या में भाग देना हो तो डायरेक्ट शेषफल में ही भाग देंगे। तो 14 से 13 ही में ही भाग देंगे। जब 14 से 13 में भाग देंगे तो 13 ऑलरेडी छोटा है, इसलिए शेषफल जो है 13 ही होगा। शेषफल 13 ही फिर हो जाएगा, क्योंकि 14 से 13 में भाग लगेगा नहीं। यदि मान ली 16 रहता तो 14 × 14 शेषफल 2 हो जाता, 15 रहता तो शेषफल 1 हो जाता, 17 रहता तो 14 × 14 शेषफल 3 हो जाता। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में।
461 में कहता है कि 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर कितने तरीके से बांटा जा सकता है, कितने तरीके से बराबर बराबर बांटा जा सकता है। तो देखिए इसको समझना है, मेन VVI लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, इसको मेन समझना है। समझना ये कहना क्या चाह रहा है कि 480 मोबाइल है आपके पास, इसको कक्षा के विद्यार्थियों को बांटना है तो कितने तरीके से बांटेंगे। कक्षा के विद्यार्थियों को बांटना है मेरे प्यारों, तो इसको कितने तरीके से बांटेंगे। तो बोलिए सर ये 480 जितना तरीका से कट जाए, मतलब जितना संख्या से कटेगा। मान लिया 2-2 मोबाइल देना है तो 2 से भाग दे दीजिए, 3-3 मोबाइल देना है तो 3 से भाग दीजिए, 4-4 मोबाइल देना है तो 4 से भाग दीजिए। अब ये देखना है कि किस किस से कट रहा है। अर्थात जानते हैं ये क्या पूछना चाह रहा है, अर्थात एकदम अपने भाषा में ये प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है कि ये प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है, ये प्रश्न हमसे पूछना चाह रहा है कि 480 के कुल कितने भाजक हैं। क्योंकि जितना तरीका से ही पूर्णता विभाजित हो जाएगा उतना तरीका से आप बांट सकते हैं। कुल कितने भाजक हैं यही पूछना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहा है। 480 के कुल कितने भाजक हैं यही पूछना चाह रहा है। 480 के आप बोलिए कि सर इसका मतलब भाजकों की संख्या निकालना है, तो बताइए हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था भाजकों की संख्या निकालने का, याद है किसी को। बोलिए सर कितना क्वेश्चन बता दिए हैं इससे रिलेटेड। सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो, यही नहीं बताए थे जी, क्या बताए थे बताओ। सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो, सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो और पावर को 1 बढ़ाकर गुना कर दो। किसको किसको याद है, किसको किसको याद है बताओ। पावर को 1 बढ़ाकर गुना कर दो, पावर को 1 बढ़ाकर गुना कर दो। सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो और पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दो। आज ही पढ़ाएं सुबह में, बहुत बढ़िया बात है। सर्वप्रथम अभाज्य फैक्टर में तोड़ो और पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दो। अब 480 को क्या करेंगे, और सुबह में भी पढ़ाएं, प्लस आपके बैच में 17 रिकॉर्डेड क्लास डाला हुआ है जी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। देखो देखो वो किधर कर रहा है, कुछ टीपे उपेगा। 480 को अभाज्य फैक्टर में तोड़िएगा तो कैसे तोड़ सकते हैं, 48 गुना 10 तोड़ सकते हैं। 48 को 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, इसको 2 पचे 10। जैसे इच्छा है तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि फिर टूटने लायक रहे ही ना। अब क्या करेंगे, इसको 2 पर पावर 5 हो गया, 2 पर पावर 3 पर पावर 1 हो गया, गुना 5 पर पावर 1। अब भाजकों की संख्या लिखना है तो पावर को 1 बढ़ा के गुना। अब भाजकों की संख्या चाहिए तो पावर को 1 बढ़ा के गुना, भाज्य फैक्टर में तोड़िए, पावर को 1 बढ़ा के गुना, यही ना भाजकों की संख्या है। 5 है, पावर कितना 5 है तो 6, 1 है पावर तो 2, फिर 1 है तो 2, 6 दूनी 12 दूनी 24। क्या मजा है, सारे बच्चे 24 ले आए। भाजकों की संख्या, अभी समय है, जब तक एग्जाम नहीं आता है, वैकेंसी नहीं आती, अपने आप को जितना इंप्रूव करना है कर लो। और ये पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चे इस बार ग्रुप डी ज्वाइन किए, अब ट्रैकमैन ज्वाइन किए, उनको मन ही लग रहा है क्योंकि खटाएगा। तो जो मेहनत कैले रहेंगे टिक जाएंगे, 1 साल 2 साल डिपार्टमेंटल गुड्स गार्ड या स्टेशन मास्टर बन जाएंगे, यदि पढ़े हुए रहेंगे तो। बड़े आगे सबका वीडियो चल रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अब आ गया आरआरबी एलपी टीयर 1 का क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। आरआरबी एलपी टीयर 2 का क्वेश्चन हमने करवाया, 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। यह है आरआरबी एलपी टीयर 1 का, टीयर 2 का मैंने करवाया, अब टीयर 1 का है। बड़ा आनंदित करने लायक टीयर 1 का है, टीयर 1 का है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से आइए,
निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? मैंने आपको त्रिभुजाकार संख्या के बारे में बताया मेरे प्यारों। त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय या त्रिकोणीय। देखिए मैंने क्या बताया था, याद है आपको? त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय, त्रिभुजीय या त्रिकोणीय संख्या। इसका स्पेशल मैंने संख्या में भी बताया है, त्रिकोणीय संख्या। इसका एक स्पेशल छोटा वीडियो में भी मैंने बताया कि जिससे त्रिभुज पॉइंट बना के त्रिभुज का निर्माण हो। जैसे यहां पर एक ले लीजिए, यहां पर एक बिंदु, एक के बाद तीन होगा, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तीन तीन छह हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो रहा है। त्रिकोणीय संख्या की शुरुआत एक से होती है, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या एक होगी। एक से शुरू करके दो बढ़ेंगे, फिर तीन बढ़ेंगे, फिर चार बढ़ेंगे, फिर पांच बढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, छह बढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, सात बढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा, आठ बढ़ेंगे 36 हो जाएगा, नौ बढ़ेंगे 45 हो जाएगा, 10 बढ़ेंगे 55 हो जाएगा, उसी प्रकार से 11 बढ़ेंगे 66 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ये सारे क्या है? त्रिकोणीय संख्या। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे? देखिए पिछला बार एलपी में पूछ के सबको चकरा दिया था त्रिभुजीय संख्या मेरे प्यारों। पहला तो सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या एक है, और दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग उसके अंतर का वर्ग होता है। जैसे एक और तीन चार, दो का वर्ग चार, तीन और छह नौ, तीन का वर्ग नौ, 10 6 16, चार का वर्ग 16, यहाँ 25, यहाँ कितना 36, यहाँ कितना 49, यहाँ कितना 64। इस प्रकार से आगे भी आप चेक कर लीजिए। यानी पहला चीज तो आप सीखे कि सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या एक है, सबसे छोटी त्रिकोणीय संख्या एक है। फिर दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग उसके अंतर का वर्ग होता है, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग उसके अंतर का वर्ग होता है, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्या का योग उसके अंतर का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए। 3 है त्रिकोणीय संख्या, 15 है त्रिकोणीय संख्या, 10 है त्रिकोणीय संख्या, 5 त्रिकोणीय संख्या नहीं है। बोल रहा है कौन नहीं है? तो 5 त्रिकोणीय संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बहादुरों, बढ़ते चले तूफान की तरह। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। देखिए कहता है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? किस संख्या का वर्गमूल? तो जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए वो अपरिमेय होता है। जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाए वह अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाए वह अपरिमेय होता है। अब देखिए एक चीज और भी मैंने आपको दिखाया था, इकाई अंक के आधार पर भी पहचान सकते हैं। इसके अंतिम में 8 है, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, मतलब यही अपरिमेय होगा, बाकी सबका वर्गमूल निकल जाएगा। तो एक तरीका तो इकाई अंक से पहचानना, नहीं तो फिर वर्गमूल निकाल के पहचानना। तो ये भी मैंने आपको नोट लिखा था कि जिसका अंत में सिंगल जीरो, सिंगल जीरो मतलब जीरो है उसके बाद कोई ना कोई अंक है, 2 3 4 5, क्योंकि वर्गमूल होने के लिए या तो 2 जीरो होना चाहिए, या 4 जीरो होना चाहिए, या 6 जीरो होना चाहिए, या 8 जीरो होना चाहिए। सम संख्या में जीरो अंतिम होना चाहिए। सिंगल जीरो 2 3 7 या 8 हो, सिंगल जीरो ही पूरा एक में आ गया, 2 3 7 या 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? अप्रमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारों ऐसे भी हम सभी जान गए कि अंतिम में 8 है तो यही वाला पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग नहीं हुआ तो वर्गमूल से निकलेगा नहीं, तो समझ जाइए कि क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रमेय संख्या। मजेदार क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत? दो अंकों की बात संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों को गुणनफल के 3 गुना है। तो ऑप्शन आ जाइए, ऑप्शन से, ऑप्शन से चेक करो अंकों के गुणनफल का। 2 एकाएं 2 का 3 गुना कितना होगा? 6। नहीं होगा। दो अंकों की बात संख्या जो इनके अंकों के गुणनफल की 3 गुनी, 4 8 32, 32 के 3 गुना 96 हो जाएगा। 2 चौके 8, 8 के 3 गुना 24 हो जाएगा। यही आंसर होगा, फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है दो अंकों की बात संख्या ज्ञात करिए जिसके अंकों के जो जो अपने ही अंकों के गुणनफल का 3 गुना। बढ़िया है। बढ़े आगे।
आ जाओ मेरे प्यारों, यहाँ पे देखते हैं नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब यहाँ भी आप परिमेय ढूंढना है। जैसे 64 का क्यूब रूट निकालिएगा, क्यूब रूट 64 बोल रहा है तो इसका 4 हो जाएगा। ये 8 है, इसका वर्गमूल है 2√2, तो यही परिमेय नहीं है, यानी यहाँ परिमेय है। इसका तो क्यूब रूट ऑफ 8 है तो ये 2 हो ही जाएगा। ये 64 है तो ये 8 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल गया पूरे वर्गमूल से, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। वर्गमूल से नहीं निकलेगा तो समझिए अप्रमेय है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, अर्थात ये क्या है, अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी, परिमेय नहीं है अर्थात क्या है, अपरिमेय है। आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 66 बड़ा ही शानदार। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त मतलब भाज्य, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या, याद रखिएगा, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। तो आपको नहीं लगता है कि 109 कोई से कटता है जी? 109 तो कोई से कट में नहीं करता, ये तो टेबले में याद हो गया होगा। ये तो 23 गुना 7 ऐसे ही कट जाता है। ये तो हमें लग रहा है कि 29 सते 2 शून्य 3 होता ही होता है। ये तो हमें लगता है 19 गुना 11 से कट ही जाएगा। तो ये यही अभाज्य है। ये क्या है, अभाज्य है। अभाज्य है मतलब भाज्य नहीं है, अभाज्य है मतलब भाज्य या संयुक्त, भाज्य को ही संयुक्त कहेंगे, शब्द को याद रखिएगा, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों तूफानी अंदाज में। जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे वो अभाज्य होगा, और जो कोई एक को से स्वयं और एक के अलावा कट गया वो भाज्य या संयुक्त होगा। 467, इनमें किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय है? फिर से देख लीजिए, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें किसका वर्गमूल एक अपरिमेय है? इसमें किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? जल्दी बताइए मेरे प्यारों। बोलिए सर चुटकियों का खेल है, ये तो ऐसी भी लग रहा है। एक ये अंक देखे तो 4 है, 5 है, 9 है, लेकिन इसके अंतिम में 0 तो है लेकिन सिंगल 0 है, तो सिंगल 0 है तो पूर्ण वर्गमूल होगा ही नहीं। पूर्ण वर्ग के लिए डबल 0 या 4 0 या 6 0 होना चाहिए। तो ऐसे ही पता चल गया कि यही परिमेय नहीं है, यानी अप्रमेय है। ये परिमेय नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, बाकी सबका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा। आ जाओ मेरे प्यारों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 468 आ गया। पी वह सबसे छोटा, क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से, ये सारे एलपी में पूछे गए क्वेश्चन है। पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एन को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसका अर्थ समझिए, वीवीआई क्वेश्चन है, सोचने वाला प्रश्न है। ये है आसान ही लेकिन सोचने वाला प्रश्न है, इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। कहता पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एन को, पी से जस्ट बड़ा आप 1 2 3 जोड़ के ले लीजिए, दो भाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो बताइए वो कौन सा है जिसके जस्ट बड़ा वाला को दो भाज्य के रूप में लिखा जा सकता है? तो पहले ऑप्शन आइए, यहाँ पी ले लीजिए, यहाँ एन ले लीजिए। मान लिया जाए कि पी हम 3 लिए, तो एन जब भी होगा इससे बड़ा होगा। क्या बोल रहा है कि इससे बड़ा ही होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए एन। एन बोल रहा है कि पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जब एन को लेते हैं तो वो दो भाज्य के योगफल में लिखा जा रहा है कि नहीं। तो बताइए वो पी क्या हो सकता है? जैसे 3 से जस्ट बड़ा हम 4 ले लिए, अब 4 को दो भाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? बोले सर 2 + 2 नहीं लिखा जा सकता, या 3 + 1 नहीं लिखा जा सकता, और कोई उपाय भी नहीं इसको लिखने का। अगला ऑप्शन है कि 11 ले लिए, तो 11 से जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा? 12। अब 12 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। 7 + 5 अभी तो नहीं लिख सकते हैं, 9 + 3 लिख सकते हैं, 6 + 6 लिख सकते हैं, 8 + 4 लिख सकते हैं, 11 + 1 लिख सकते हैं। कम से कम दो भाज्य के रूप में तो लिख सकते हैं। 9 9 3 दोनों भाज्य है, 6 6 दोनों भाज्य, 8 4 दोनों भाज्य। 3 से जस्ट बड़ा संख्या हम 4 लेते हैं तो 4 को और कोई उपाय नहीं है, आप भाज्य के योगफल के रूप में 4 को नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 11 से जस्ट बड़ा यदि 12 को लेते हैं
जैसे p यदि 11 लिए तो n उससे बड़ा हो गया। तो 12 को हम भाज्य के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य के क्या बोल रहा है कि p बात सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है कि p से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो p क्या है, तो यहाँ 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 से बड़ा जब हम 12 लिए तो 12 को भाज्य के रूप में लिखा जा सकता है। बाकी और भी आप चेक कर सकते हैं लेके दो भाज्य के रूप में, जैसे 6 ले लिए, 6 से बड़ा 7 है तो 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं, 1 + 6 लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं, 2 + 5 लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। लेकिन ये भाज्य के रूप में नहीं है। दो भाज्य संख्या है इसमें कहीं पर, 3 और 4, 4 भाज्य है लेकिन 3 अभाज्य है। 1 और 6, 6 भाज्य है लेकिन 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अच्छा, 2 और 5 दोनों अभाज्य है। कैसे भी लिखिए नहीं लिख पाइएगा। फिर 10 ही ले लीजिए, 10 के बाद कौन संख्या 11 है, 11 को आप लिख सकते हैं 5 + 6। और क्या लिख सकते हैं, 3 + 8 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 4 + 7 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 2 + 9 लिख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बना दीजिए जिसमें दोनों के दोनों भाज्य है। देखिए 5 6, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य, 3 8, 8 भाज्य है लेकिन 3 अभाज्य, 4 7, 4 भाज्य है लेकिन 7 अभाज्य, 1 10, 10 भाज्य है लेकिन 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, 2 9। तो केवल किसको लिख सकते हैं, जस्ट 11 से बड़ा वाला संख्या को लिख सकते हैं भाज्य के योगफल के रूप में। देखिए भाज्य का योगफल, भाज्य का योगफल, भाज्य का योगफल। तो बोल रहा है कि बस सबसे छोटी p का मान क्या है, तो 11 है। ये चीज पूछा है यहाँ पे, बड़ा कमाल का चीज पूछा है यहाँ। समझ में आया? दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिएगा। हम इतना समय इसलिए लिए ताकि हमें एक बार में आपको समझा पाए। ताकि हम एक बार में आपको समझा पाए। बढ़िया। आ जाओ मेरे प्यारो, अभी धमाकेदार क्वेश्चन पूरा का पूरा बाकी है मेरे भाई। 469 कहता है निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो देखिए ना भाई, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं लिख दीजिए। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। बताइए एक आधू को छूटा है? 2 3 5 7 11 13 17 19 को है? 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब बढ़िया से देख लो मेरे प्यारो, कोई दिक्कत परेशानी है, वीडियो ठीक से चल रहा है, वॉइस आ रहा है आप सभी को, कमेंट करिएगा। 470 कहता है निम्न में से कौन आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार दशमलव के बाद पूरा पूरी ना कटे, बार बार रिपीट हो, उसको आवर्ती, आवर्ती बोला जाता है, या अशांत, इसी को क्या बोलते हैं, अशांत। तो शांत और अशांत दशमलव बड़ा बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बेसिक वाला वीडियो में भी बताया था मेरे प्यारों कि शांत और अशांत क्या होता है। तो मैं आपको नोट लिखा दूं, नोट पहले भी लिखाया हूं, जिसके हर में अंश से कोई लेना देना नहीं, जिसके हर में केवल, शांत को पहचान जाइएगा, अशांत अपने आप पता चल जाएगा, शांत को पहचान जाइएगा बाकी सब अशांत होगा। तो जिसके हर में केवल 2 या 5 का गुणज हो, जिसके हर में केवल 2 या 5 का गुणज हो, वह शांत होगा, वह शांत होगा, बाकी सब अशांत होगा। मतलब 2 5 के अलावे कोई आ गया, बाकी सब अशांत होगा। बहुत बार बताएं आपको, मतलब वैसा भिन्न जिसके हर में मतलब नीचे अंत तक काट छाट के या तो 2 का गुणज बचे या 5 का गुणज बचे या 5 2 दोनों का गुणज बचे। वो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद 4 अंक के बाद 5 अंक के बाद 10 अंक के बाद कहीं ना कहीं पूर्णता कट जाएगा, इसलिए वो शांत होता है। यदि हर में 2 5 के अलावे कोई अभाज्य संख्या गुणज के रूप में आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, जिंदगी भर पूरा टोला मोहल्ला भाग दीजिए कभी नहीं कटेगा, इसलिए वो अशांत होता है।
उसी अशांत को शांत करने के लिए रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको यहाँ पे देखें, 3 से 7 या 21, 3 से 30 या 90। अब 90 में 10 तो है लेकिन 3 भी आ गया। अब 10 2 गुने 5 तो है लेकिन 3 भी है। अभी 3 काटने का कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए यही आवर्ती है। यही आवर्ती बोलिए या अशांत बोलिए। अब बाकी चेक करने नहीं है, करना है तो करिए, बाकी सब शांत हो जाएगा। ऐसे 3 से 7 या 21, 20 या 60। अब इसमें 5 गुना 4 है, केवल 5 और 2 का गुना झार में है, अंश में क्या उससे कोई मतलब नहीं, तो ये शांत हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 7 या 21, 10 या 30। 10 में केवल 5 गुना 2 है, 5 या 2 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, शांत है। 7 या 21, 40 या 120। 40 में 8 गुना 5, केवल 5 और 2 का गुना है, ये भी शांत है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आप शांत और अशांत पहचानने का तरीका जान गए। कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो बताइए। बढ़ते हैं आगे। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? अब देखिए 256 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालना है, तो सबसे आसान तरीका है कि 256 है कितना, तो 256 को पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़िएगा ना, तो ये 2 पर पावर 8 हो जाएगा। दो पर पावर 8 हो जाएगा। इसको 2 के स्क्वायर, चूंकि वर्ग के बोल रहा है तो 2 के स्क्वायर पर पावर 4 लिख सकते हैं। ये 2 के पावर स्क्वायर के, चलिए यहां पे देखिए, क्या क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े थे? ठीक से पढ़े थे ना जी। आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, ठीक था। अब यहां देखिए मेरे प्यारो, 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो पहले 256 को अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, तो 256 केवल 2 पर पावर 8 है, तो स्क्वायर के रूप में बैठा दिए 2 के स्क्वायर, चूंकि वर्ग बोल रहा है, और पर पावर 4। मान लें इसमें 3 का भी स्क्वायर रहता, उस पर भी कुछ पावर रहता तो हम बैठा देते, लेकिन केवल 2 ही है। अब हम सभी जानते हैं कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पावर को 1 बढ़ाकर गुना, पावर को 1 बढ़ाकर गुना, लेकिन यहां केवल 4 ही है, तो 4 1 5 हो गया। केवल 5 हो गया क्योंकि और कोई फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ 5 ऐसे भी आप जांचिएगा, 2 को विभाजित करने वाली 5 पूर्ण 256 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा, फिर 64 से कटेगा, और फिर 256 से। बोले सर 128 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग है ही नहीं। कुल मिला के हमें लगता है 6, मतलब 5 ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो इसको काट सकते हैं। या तो ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए। चार सौ बहत्तर यदि संख्या दिया हुआ है मेरे प्यारों, यहां पर एक्स है, X3451, ये 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा? तो 3 से विभाजता का नियम क्या होगा? 3 से विभाजता का नियम, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, क्या? चलिए आ जाते हैं। 3 से विभाज्य है तो देखते हैं मेरे प्यारों, 3 से विभाज्य है तो देखते हैं। 3 से विभाजता का नियम है अंकों का योग 3 से कट जाए। 5 1 6 6 4 10 3 13,
13 के जस्ट बाद 3 से कटने वाला, तो बोले 15, तो बोले 13 दो 15। फिर 3 बढ़ा के तो 5 और जोड़ देंगे, 13 5 18। फिर 3 बढ़ा के 8 और जोड़ देंगे, ताकि 13 8 21। अब 8 3 11 होगा, तो 11 तो 2 अंक हो जाएगा। मतलब x के संभावित मान 2 भी रखेंगे तो 3 से कटेगा, 5 भी x के जगह पर रखेंगे तो भी 3 से कटेगा, 8 भी x के जगह पर रखेंगे तो भी 3 से कटेगा। अब सवाल यह है कि यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकता है। पूछा कि x का सबसे न्यूनतम मान ज्ञात करिए, तो 2 आंसर होगा। x का अधिकतम मान ज्ञात करिए, तो 8 आंसर होगा। अब इसके संभावित मानों का योगफल गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है। पूछ रहा है संभावित मानों का योगफल क्या है। 2 + 5 + 8 15 हो गया। संभावित मानों का योगफल हो गया 15। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो दहाड़ते हुए आगे बढ़िए। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन आ गया। 473 कहता है कि 9 द्वारा विभाजित है तो x का मान क्या होगा। x है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, ये 9 से विभाजित है। 9 से विभाजता का भी नियम सेम ही होता है, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। 2 6 8 5 13 और 4 17। 17 में कम से कम कितना जोड़ें कि 9 से कटे? 1। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर हो गया 1। देखते ही आंसर मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। सारे एलपी में पूछे गए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी जुड़वा भाज्य की एक जोड़ी? जुड़वा भाज्य उसको कहते हैं जिसके बीच का दो का अंतर हो। 2 का अंतर हो, जैसे यहाँ जोड़ी नहीं है, कौन जुड़वा भाज्य नहीं है, मतलब 2 का अंतर होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए, उसको जुड़वा अभाज्य या ट्विंस प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विंस प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखिए 71 73 ये जुड़वा अभाज्य है। हमें ढूंढना है कौन नहीं है। 191 93 ये अभाज्य भी है, जुड़वा भी है। 11 13 ये अभाज्य भी है, जुड़वा भी है। बोले सर चेक कैसे किए? क्योंकि हम एक आंख से इसको देख लिए थे, ये अभाज्य है, ये नहीं भाज्य है। ये दोनों में 2 का तो अंतर है, लेकिन ये दोनों अभाज्य नहीं है। ये अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है, तो केवल 2 का अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों अभाज्य भी होना चाहिए। तो ये तो अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है। भाज्य कैसे आप जानते हैं? इसको 19 × 7 भी लिख सकते हैं। इसलिए बोलते हैं 30 तक टेबल याद रखिए, कुछ संख्या को देखते ही पता चल जाएगा कि वो भाज्य है या अभाज्य है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया मेरे बहादुर। एक प्रकृत संख्या को जब 5 6 7 या 8 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बचता। ऐसे सभी संख्याओं में सबसे छोटा कौन है? तो बोले सर सबसे छोटा मतलब एलसीएम। देख लीजिए 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकालिए और जो शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देंगे। एलसीएम निकालने का हॉट ट्रिक क्या है? तो अभाज्य फैक्टर में तोड़िए। तो 8 को तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें केवल 2 का गुणज है। 7 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, सिर्फ इसी को ना तोड़ सकते हैं, 3 × 2। अब एलसीएम में बड़ा बड़ा फैक्टर को गुणा कर दीजिए। जैसे 8 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और एक 3 ले लीजिए। 2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 8 में ऑलरेडी 2 आ चुका है। चलिए गुना कर दीजिए। 8 7 56, 5 280, 28 3 83 यानी कि 28 3 84 यानी कि 840 हो गया। कितना हो गया? 840। एलसीएम हो गया 840, मतलब 840 हो गया कटने वाला संख्या, लेकिन कटना नहीं चाहिए, शेषफल 4 बचना चाहिए, तो 4 जोड़ दीजिए। मतलब एलसीएम निकाल के 4 जोड़ना था। हमें लग रहा है 844 होना चाहिए। आपको भी यही लग रहा है तो आप भी मेरे तरह इंटेलिजेंट हैं, जीनियस है, बहुत आगे बढ़िएगा लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 476 आ जाइए। इनमें कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है? अब 12 से वही विभाजित होगा जो 3 और 4 दोनों से विभाजित है। अब दोनों से विभाजता का नियम तो आपके माइंड में घूम गया होगा। 4 से विभाजता का नियम होता है वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटे, और 3 से विभाजता का नियम होता है वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो अंतिम 2 अंक तो बोलिए सर सभे का कट रहा है, ये भी अंतिम 2 अंक कट रहा है, ये भी अंतिम 2 अंक, ये भी अंतिम 2 अंक, ये भी अंतिम 2 अंक, सबका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। इसका मतलब अब डिपेंड ये करता है कि 3 से कोई एक ही ऑप्शन कटेगा, एकदम गारंटी है। तो देखिए अंकों का योग 2 8 10 5 15, 2 8 10 5 15, 15 और 4 19 और 4 23, ये नहीं होगा। 1 4 5 6 11, 11 और 3 14 2 16, ये नहीं होगा।
5 7 12 और 8 20, 20 और 1 21 और 6 27, यानी ये जो संख्या है जो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी 12 से कटेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये सारा ऑप्शन सही बनने वाला क्वेश्चन है मेरे बहादुर, और ये सारे एलपी में पूछे गए क्वेश्चन है। 477 आ जाइए। 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि वे समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान, पहला कंडीशन तो ये है। और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 है। तो इसको भी ऑप्शन ए से बनाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं। अब देखिए कौन समांतर श्रेणी में। अब 15 8 3 ही कभी समांतर श्रेणी में हो सकता है। मान लिया 8 बढ़ा, 15 8 23, इधर फिर 8 बढ़ना चाहिए, ये तो है ही नहीं। 19 और 4 23, 23 4 27 है एपी में, लेकिन ये भी देखना है कि उनके सबसे छोटे भागों का मतलब दो गो जो छोटा भाग है इसका गुणनफल 483 आना चाहिए। तो 19 गुना 23, देखिए अंतिम में तो 9 तिया 27 आ रहा है, मतलब 19 तिया 57, अंतिम में 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 83 लाना है। तो बोलिए कि सर 17 और 6 23, 23 6 29, 17 तिया 51, अंतिम में 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर यही आंसर होगा। 21 और 3, 21 और 2 23, 23 2 25, और जो सबसे छोटा जो दूगो है उसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 21 23, 23 से कहीं 23 के 3 बचा 2, 23 दूनी 46 और 2 48, 483 आ रहा है। तो पहला कंडीशन तो ये चेक करना था कि एपी में है, दूसरा कंडीशन चेक करना था कि जो छोटा दोनों भाग है उसका गुणनफल 483 आना चाहिए, जो केवल और केवल डी ऑप्शन में आ रहा है। बाकी में आप चेक करिए नहीं आएगा, इकाई अंक से ही पता चल रहा है। देखिए 9 तिया 27 के 7 अंतिम में आ रहा है, यहाँ देखिए 7 तिया 21 के 1 अंतिम में आ रहा है, जबकि इसके अंतिम में 3 है। ऐसे ही आपको पता चल रहा है। चलो आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 478, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय, अपरिमेय कितना क्वेश्चन ये पूछता है, सबसे ज्यादा मिला है ये क्वेश्चन, आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा पूछता है। और कितना बढ़िया से बारीकी से मैंने आपको बताया कि जो वर्गमूल से पूरा बाहर निकल जाए वो परिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय होगा। अपरिमेय, अपरिमेय। तो बोलिए सर इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसका घनमूल 4 हो जाएगा, ये 2 पर पावर 6 होता है, उस पर पावर 1/6 है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो ये 64 का चौथा मूल कभी निकल ही नहीं सकता है। जब 64 का चौथा मूल नहीं निकलेगा, मतलब पूरा वर्गमूल ये निकल ही नहीं पाएगा, तो ये अपरिमेय होगा। ये क्या होगा? अपरिमेय। जो वर्गमूल से पूरा बाहर ना निकले वो अपरिमेय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 479। निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक अप्रिमेय संख्या होगी? फिर वही बात है, किसका वर्गमूल एक अप्रिमेय संख्या होगी बताइए। तो आपको मैंने बताया था, बोलिए सर ऐसे ही देखने में लग रहा है कि यही होगा, क्योंकि ऐसे भी आपको 50 तक 40 तक वर्ग याद रहता है। इसका वर्गमूल निकालिए तो 25 ही हो जाएगा। 30 25 का वर्गमूल लगता है 55 होता है, इसका वर्गमूल 35 होता है। आपको याद भी होगा, कम से कम 40 तक तो याद होगा। मान लीजिए इसका नहीं याद है तो इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा ही नहीं, नहीं तो आप तोड़ के भी निकाल सकते हैं सबका चेक करके। तो जो छोटा है उसको तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग है, वर्गमूल निकल जाएगा, यानी आप ये परिमेय होगा। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा, यही अपरिमेय होगा। क्योंकि आप ऐसे भी माइंड में आप देख लीजिए 1 से 20 तक, 1 से 30 तक, 40 तक देख लीजिए, 18 25 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। 480 हो गया, मात्र 8 क्वेश्चन और है। आज इसका कहानी खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, बड़ा ही धमाकेदार। जो भी शुरू में है चैप्टर, जैसे सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लगभग 800 क्वेश्चन है, तो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। बाकी का जो है अर्थमेटिक उस समय 150 200 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। 1568 को सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो? बोले सर कितना बार बताइएगा। इसको पहले अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए,
जो सिंगल बच जाएगा उतना से विभाजित कर दीजिए। देखिए अभाज्य फैक्टर में तोड़ने का तरीका, 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से 3 दूनी 6, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 से 2 एक आए 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से 98 बार में, 2 से 49 बार में, 7 से 7 बार में। तो फाइनली इसका जो बचा, इस 7 गुने 7 हो गया, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो सिंगल आपको क्या नजर आ रहा है? 2, क्योंकि पेयर जो बन गया वो तो वर्ग, पूर्ण वर्ग ही है। तो यदि बोलता कितना से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो एक और 2 गुना कर देते। कितना से भाग दें तो यही वाला 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग दे देंगे तो 2 पूरे कैंसिल हो जाएगा, बाकी पेयर में बच गया, पूर्ण वर्ग हो गया। बताइए कहीं पे गलती तो नहीं कर दी है? देख लीजिए बढ़िया से। बढ़िया से देख लो मेरे भाई। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्गमूल अप्रमेय? देखिए कितना पूछा है ये, किस संख्या का वर्गमूल अप्रमेय है। तो इसको देखते ही, ऑप्शन देखते ही आप ए मार दीजिएगा, क्योंकि सिंगल जीरो है इसमें। और मैंने आपको स्पेशल बताया था कि जिसके अंत में सिंगल जीरो हो, या 2 हो, या 8 हो, या 7 हो, या 3 हो, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो ये हो गया अप्रमेय संख्या। बाकी सबको चेक करें या ना करें, जब ये पता ही चल गया कि इसका वर्गमूल पूरा निकलेगा ही नहीं, तो ये अप्रमेय संख्या हो गई। आज अब 82 बड़ा शानदार है। दिए गए क्रम में प्रथम 16 अंकों का योग क्या होगा? ये एपी में नहीं नजर आ रहा है। 6 से 6.5 हो गया, नहीं लग रहा। 6 है, फिर 6.5 है, 13/2 है, फिर 7 है, फिर 15/2 है, डॉट 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 16 पदों तक। ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, ये एपी में है। प्लेसर कैसे पकड़ लिए? क्योंकि देखिए डेढ़ डेढ़, आधा आधा बढ़ रहा है, आधा बढ़ गया, आधा बढ़ गया, 6 है, आधा बढ़ गया 6.5, आधा बढ़ गया 7, आधा बढ़ गया 7.5, आधा बढ़ जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ए का मान 6 है, डी का मान 1/2 है, एंड एन का मान 16 है। अब बताइए, आपको मैंने बेहतरीन ढंग से बताया था मेरे प्यारों। यहाँ पे देखिए, एपी के एन पदों का योग किसे किसे याद है? एपी के एन पदों का योग किसे किसे याद है? एपी के एन पदों का योग होगा मेरे प्यारों, एपी के एन पदों का योग होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो n/2, n है 16, 16/2 इंटू 2a, ए की जगह पर कितना हो जाएगा 6, प्लस n-1, 16-1 इंटू डी मतलब 1/2। कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। 2 से 8 बार में कट गया। अब देखो यहाँ पे 8 इंटू, यहाँ हो गया 6 दूनी 12, प्लस यहाँ घट के 15 हो जाएगा, और 1/2 गुना होगा तो 15/2 यानी 7.5। यहाँ 8 गुना 12 प्लस 7.5, यहाँ 8 गुना 12 और 7.5 कितना हो जाएगा? तो 12 और 7.5 हो जाएगा 19.5। गुना करो, 8 5 40 के 0, 8 5 40 के 0 बचा 4, 8 9 72, 4 76 के 6 बचा 7, 8 का 8 7 15, और 1 अंक के बाद दशमलव। हम सभी का आंसर आ गया 156। कितना आ गया मेरे बहादुरों? 156। कितना आ गया मेरे भाई? 156। आप देख लो बढ़िया से, कितना आ गया? 156। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है बाबू। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है? आगे बढ़ जाओ, 83 पहुंच गए। सभी एएलपी में पूछा गया शानदार शानदार क्वेश्चन है। कहता है एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 4 गुना है। यह रेशियो से बनेगा, बाई रेशियो। बड़ा ही कमाल का बात है, बाई रेशियो बनेगा ये। कहता है एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है। तो सैकड़ा पहले लिख देते हैं, फिर दहाई लिख देते हैं,
और फिर इकाई लिख देते हैं। ऐसे भी हम लोग का संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? राइट से शुरू होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे ही पढ़ते हैं ना दशमलव पद्धति में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले के 4 गुना और दहाई वाले का अंक इकाई वाले का 3 गुना, मतलब दोनों इकाई से है तो इकाई को 1 माने। क्या बोल रहा है? एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का जो अंक है इकाई वाले अंक का 4 गुना, तो इकाई 1 मानेंगे तो ही 4 मानेंगे, क्योंकि रेशियो में जिससे दुगुना तिगुना हो वो अपने आप में 1 गुना होता है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि और दहाई वाले स्थान का जो अंक है इकाई वाले अंक का ही 3 गुना है, तो ये 1 है तो 3, मतलब इकाई वाला 1 मान लिए, सैकड़ा वाला इससे 4 गुना है, दहाई वाला इससे 3 गुना है, रेशियो निकल गया। अब तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान पे कौन? तो बोलिए सर संजोग से यहाँ भी 8 और यहाँ भी संजोग से 8 है। पूछ रहा है दहाई वाला, तो दहाई वाला स्थान पर पूछ रहा है तो 3 से, तो बोलिए सर 3 हो जाएगा आंसर, इसमें घबराने वाली बात ही नहीं। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारो? 3 ही हो गया। आराम ही हो गया। मान लिया अंकों का योग 16 दे देता तो फिर अलग हो जाता, तुलना कर देते, काम हो गया। आ जाओ मेरे प्यारो, 84 पहुंच गए, अब तो मंजिल के करीब ही हैं। 84, 484। करेक्ट। परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है, तो पहला कंडीशन तो यही चेक करेंगे ना ऑप्शन से, एक हर अंश से 10 अधिक है, ऑप्शन से चेक करो, 10 अधिक है, 10 अधिक है, 10 अधिक है, 10 अधिक है, तो बोले सर पहला कंडीशन सब में लागू है। अब आंसर दूसरा कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, हर को 3 कम कर दिया जाए तो 5/6 होगा, तो देखते हैं ऑप्शन से। अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, हर को 3 कम कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 13/16, कट गया। अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, हर को 3 कम कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा 15/18। काटेंगे 15/18 होगा, 21 में से 3 घट गया 18, काटेंगे तो 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी 5/6 आ गया। कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन। जब बी ऑप्शन आ गया तो अब आगे सी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, बस कंडीशन है, ऑप्शन से चेक करिए। देखते हैं आप, नंबर सिस्टम में 488 क्वेश्चन है कुल मिला के, और सिंप्लीफिकेशन में 700-800 क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सबसे पूछता है। 485 दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा? तो पहली बात तो ये एपी में है, -50, -47, -44, है ना। तो आप देखिए क्या हो रहा है, डॉट 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 20वां पद हम सभी को निकालना है। बोलिए कि सर पहली बात तो ये एपी में है, एपी में है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसका ए का मान -50 है, जबकि डी का मान +3 है, क्योंकि डी जो होता है दूसरा पद -3 नहीं है, +3 है। डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो कोई ले लीजिए, मान लिया -47 में -50 को घटाएंगे तो -47 + 50 बराबर 3 प्लस में आएगा। यहाँ पे हड़बड़ में बहुत सारे बच्चे a -50 ले लेते हैं और डी भी -3 ले लेते हैं, जबकि क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है तब ना, माइनस में घटते जा रहा है, माइनस में घट रहा है यानी बढ़ रहा है, तो डी 3 हो गया, मैंने प्रूफ कर भी दिया। एन का मान 20 हो गया। अब हम सभी को फॉर्मूला देख रहे हैं कि इस क्लास में आप कितना फॉर्मूला याद किए, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एपी के एनवा पद Tn बराबर होता है a + n - 1 × d होता है मेरे बहादुरों। एपी के एनवा पद Tn बराबर a + n - 1 × d, तो 20वां पद T20 बराबर a मतलब -50 प्लस n - 1 20 - 1 × d यानी 3, तो -50 और प्लस 20 में से गया 19 तिया 57, प्लस 50 -50 प्लस 57 तो 7 हो जाएगा, यानी इसका 20वां पद जो हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका 20वां पद प्लस में 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका 20वां पद प्लस में 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 86 पहुंच गए जी। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? देख रहे हैं आप, परिमेय और परिमेय का कहानी। परिमेय मतलब जो रूट से पूरा निकल जाए, तो यही वाला तो निकल जाएगा,
क्योंकि 32 होता है 2 पर पावर 5 और उस पर पहली एक पावर 5 तो 2 हो जाएगा। तो यही परिमेय हो जाएगा, यही परिमेय होगा। जब ये हो गया तो और कोई निकालिए, नहीं होगा, क्योंकि 32 का छठा मूल निकलेगा नहीं, 32 का तीसरा मूल निकलेगा नहीं, क्योंकि किसी का क्यूब है ही नहीं, 32 का चौथा मूल भी नहीं निकलेगा। तो जो पूरा बाहर निकल जाए वर्गमूल से वही परिमेय होगा। क्लियर है? आ जाओ मेरे बहादुरों। 87, 45 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है? सॉरी, 75 और 405 के बीच। तो बोले सर ये फालतू में लिख दिया है, हमको 75 से क्या लेना है? 400 सीधे 100 से लेके 405 तक चलिए, 100 से 405 तक ना 3 अंक का, 3 अंक का, क्योंकि 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या पूछ रहा है। तो बताइए 75 से 99 तक कोई पूर्ण होगा? नहीं होगा। तो हम काहे नहीं 100 से 400 500 तक चल देते हैं। 405 से लेके 100 घटा दीजिए, 305 संख्याएं, मतलब 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएगी? 305 संख्याएं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 305 संख्याएं। बोले सर 405 में 100 का है घटा? 405 भी तो है, लेकिन 405 नहीं काउंट करना है ना, उसके बीच में काउंट करना है, इसलिए। क्लियर हो गया मेरे बहादुरों? ये हो गया 87 और ये हो गया 488। अंत भला तो सब भला। अगला चैप्टर क्या शुरू करें? क्योंकि मैंने सोचा है कि 3 डेज आपको अर्थमेटिक लेके चला जाए, 3 डेज आपको बेसिक लेके चला है, 6 डेज, ताकि शनिवार तक प्रयास करेंगे चलाने का। ऐसे शनिवार को छुट्टी रखते हैं ताकि अर्थमेटिक भी एक तरफ से खिंचा जाए, एक तरफ से बेसिक एडवांस भी खिंचा जाए। ऐसे थोड़ा सा मन में मानसिकता होगा कि अभी इतने पढ़े, अभी इतने पढ़े। संख्या 27, 39, 65 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, ये आपके लिए ऑफर धमाका है, ऑफर धमाका है। तो कैसा लगा ये क्लास? एएलपी में सारे प्रीवियस नंबर सिस्टम मैंने करवा दिए। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें सभी बच्चों को, और इस बुक को पूरा पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल पे जरूर जुड़ें। मात्र 199 में आपको पूरा बुक का सॉल्यूशन मिल रहा है। अभी एग्जाम नहीं है तो पूरा बुक खत्म करके रखिएगा, तो आपको केवल प्रैक्टिस करना होगा और इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर लेवल को क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मिलते रहे मेरे सभी शेर बहादुर। फटाफट इस प्रकार के वीडियोस भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, क्लासेस भी मिलते रहेंगे। लगातार रात में 9 बजे यूट्यूब पे लाइव जुड़ते रहिए, चैप्टर वाइज कंप्लीट होते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।